Hello, dear friends, welcome to Gurukul. Today we are going to learn chapter number 7, class 6, history. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon to get further updates. So, move on to the chapter Ashoka, the emperor who gave up war. हम ऐसे आज महान शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक वॉर, एक युद्ध, जीता हुआ युद्ध जीतने के बाद क्या किया, उस पूरे साम्राज्य पे, मतलब उस पूरे किंगडम पर जो अपने अधिकार है उसको त्याग दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है हेडिंग से, रोशंस रुपीज। ठीक है, रोशन क्लच द क्रिस्प note that her grandfather had given her on her birthday while she badly wanted to buy a new CD. ओके, जो रोशन है उनको ग्रैंडफादर ने एक नया कड़क नोट दिया। किस लिए? क्योंकि उन्हें एक सीडी खरीदनी थी। अवसर क्या था? उनके जन्मदिन का। ओके, शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट। वो क्या कर चाहती थी? वो इस कड़क से नोट को, एक नए से नोट को फील करना, महसूस करना चाहती थी, वो अच्छे से देखना चाहती थी। इट वॉज देन दैट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड स्माइलिंग faces of Gandhiji printed on the right and a tiny set of loin on the left. रोशन ने नोटिस किया कि ये जो नोट होते हैं उनके राइट में तो गांधी जी का बड़ा ही अच्छा सा स्माइली फेस होता है और लेफ्ट में क्या होता है, एक टाइनी छोटा सा लॉइंस का सेट होता है। ठीक है, तो ये लॉइंस क्यों थे, कहाँ से आ गए नोट पर? अब रोशन भी इस आश्चर्य में पड़ गई और आप सब और हम भी हमेशा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यों? ये नोट पर शेर क्यों छपे रहते हैं और ये शेर का ये जो पिक्चर है वो कहाँ से आया? तो आज हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े साम्राज्य के बारे में। ठीक है, एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में। द लॉइंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स कॉइन्स हैव अ लॉन्ग स्टोरी और अ हिस्ट्री। आप जो ये लॉइंस को देखते हैं अपने कॉइन्स पर, ठीक है, या नोट पर, इनकी एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही लंबी सी क्या है, हिस्ट्री है, एक पास्ट है इनका। ये कहाँ से आए आपको आज पता चलेगा। दे वर कार्व्ड इन अ स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन प्लेयर एट सारनाथ। तो ये जो लॉइंस हैं ये सारनाथ में एक पिलर के ऊपर एक पत्थर में कार्व करके लगाए हुए हैं। ठीक है, अब ये पिलर किसका था, किसने बनवाया था? अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री। तो इतिहास में जो सबसे महान शासक अशोक के बारे में आप जो पढ़ते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इन लॉइंस को इंस्क्राइब कराया गया था। किस पर? पिलर पर। ठीक है, एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेस। ठीक है, रॉक सरफेस पर भी। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शन। अब इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, इससे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अशोका का एम्पायर कैसा था, कैसा साम्राज्य था उनका। ठीक है, और इनके साम्राज्य को साम्राज्य क्यों कहते हैं, किंगडम क्यों नहीं कहते, राज्य क्यों नहीं कहते? ठीक है, द एम्पायर दैट अशोक रूल्ड वॉज फाउंड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। जो एम्पायर, जो सारा साम्राज्य अशोक ने रूल किया वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो वो उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, आज से लगभग 2300 years ago. Okay, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जिनका सपोर्ट मिला, जिस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया और एक महान साम्राज्य का शासक बनाया, वो कौन थे? वो थे विष्णुगुप्त या चाणक्य जिनका नाम है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, उनकी इस किताब में बहुत सारी उनकी नीतियाँ दी हुई हैं। ठीक है, देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। इस जो इनका ये साम्राज्य था इसमें बहुत सारे शहर थे, इसके अंडर में मतलब बहुत सारी सिटीज आती थी। दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र। इसकी कैपिटल क्या थी? राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके साथ ही साथ दो और राजधानियां थी या अन्य राजधानियां जहाँ से शासन का संचालन होता था, वो थी तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला वॉज द गेट वे ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला जो थी वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम का, भारत का जो उत्तर पश्चिम का एरिया है वहाँ का आप कह सकते हैं द्वार मान लो। ठीक है, तो द्वार कहते थे इसको। ठीक है, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट ऑफ नॉर्थ टू साउथ। और उज्जैन बीच में आता था नॉर्थ से साउथ के रास्ते के बीच में। ठीक है, तो ये जैसे आपको नॉर्थ से साउथ में जाना है तो उज्जैन बीच में आता था। ठीक है,
मर्चेंट, ऑफिशियल, क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज और सिटीज। तो जो मर्चेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, ये सारे इन सिटीज में रहते थे। और उससे क्या होता था, उनकी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर थे, तो इनका अच्छा खासा मार्केट इस एरिया में डेवलप हुआ। इन अदर एरियाज वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। अदर एरियाज में क्या था, गांव बसे थे किसके लिए, किसानों के लिए और चरवाहों के लिए। ठीक है, जिन लोगों पे मतलब खेती का काम था या जानवरों को पशुपालन का काम था, वो लोग बाकी के गाँव में रहते थे। ठीक है, ये मेन सिटीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तीनों ये रही। ये रहा आपका पाटलिपुत्र, ये रहा आपका उज्जैन और ये रहा आपका तक्षशिला। ओके, इन अदर एरियाज हमने बात कर ली कि फार्मर और हर्डर्स थे। ठीक है, तो इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। अदर जो एरियाज थे, जो जंगल का एरिया था, वहाँ पे लोग रहते थे और वो क्या करते थे, वही हंटिंग एंड गैदरिंग का काम करते थे। वो खाना या तो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होते थे उनको ढूंढ के लाते थे और इकट्ठा करते थे, और या फिर जानवरों का शिकार करते थे। अब इनके जो अलग अलग एरियाज हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। उनकी जीवन शैली अलग थी, उनका रहन सहन अलग था, उनके कपड़े पहनने का तरीका भी अलग था। ठीक है, तो हाउ द एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, किस तरह से एम्पायर और किंगडम डिफरेंट होते हैं। तो एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। जो एम्पायर होता है, जो सम्राट होता है, उसको राजा से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि उसका साम्राज्य ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, उसके पास ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। ठीक है, और इस तरह से उनकी जो आर्मीज होती है, उनकी जो सेना होती है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। और इस तरह से उनके शासन संचालन के लिए उन्हें अधिकारियों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक राजा के साम्राज्य में, एक सम्राट के साम्राज्य में कितना अंतर होता है। ठीक है, रूलिंग द एम्पायर एज अ एम्पायर वॉज सो लार्ज, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़े होते थे, डिफरेंट पार्ट वर रूल बाय डिफरेंटली। तो हर प्रत्येक एरिया जो होता था वो अलग तरह से रूल किया जाता था, अलग तरह से उसका शासन संचालन होता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्पर। पाटलिपुत्र क्योंकि मेन कैपिटल थी, तो ये डायरेक्टली किसके अंडर आती थी, सम्राट के अंदर आती थी, अंडर में आती थी। दिस मीन्ड दैट द ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। मतलब यहाँ पे कुछ जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी, सबसे क्या करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। चाहे वो किसान हो, क्राफ्ट पर्सन हो, हर्डर्स हो, कोई भी हो, उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल्स हम रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड हु डिसओबेड द रूलर ऑर्डर। अगर किसी ने शासक के ऑर्डर को डिसओबे कर दिया, मतलब माना नहीं, तो उसको पनिश करने की भी ड्यूटी किसकी थी, ऑफिशियल्स की थी। मैसेंजर वॉज सेंड टू एंड फ्रो एंड जो स्पाई होते थे केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब ये स्पाई जो होते थे, मतलब ये गुप्तचर जो होते थे, ये ऑफिशियल्स पे नज़र रखते थे कि कहीं वो रिश्वत तो नहीं ले रहे, कहीं किसी को परेशान तो नहीं कर रहे। ठीक है, इन सबको क्या दिया जाता था, इन सबको सैलरीज दी जाती थी इनके काम के लिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल। और एम्परर का काम क्या था, सम्राट का काम क्या था, सबको सुपरवाइज करना, कहीं कोई उनके खिलाफ तो नहीं जा रहा। ठीक है, इसमें उनकी मदद कौन करता था, तो इसमें एम्परर की मदद रॉयल फैमिली के मेंबर्स और सीनियर मिनिस्टर्स करते थे। जो एम्परर होते थे उनके जो बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र लोग जो होते थे, वो एम्परर की मदद करते थे। देयर वर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वर रूल्ड बाय द प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि दो अन्य राजधानियाँ भी थी, तो ये राजधानियाँ मेन नहीं थी। मेन कौन सी थी, पाटलिपुत्र। तो ये अन्य राजधानियाँ भी अलग तरह से रूल की जाती थी और इनके लिए भी कुछ ऑफिशियल्स थे। ठीक है, ऑल दो देयर वर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, इन पर भी पाटलिपुत्र का कंट्रोल रहता था। ठीक है, एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंड एज अ गवर्नर। और इनको रूल करने के लिए जो रॉयल प्रिंस होते थे, मतलब कि जो राजकुमार होते थे, वो इन पर क्या करते थे, शासन करते थे, उनको भेज दिया जाता था एज एन गवर्नर, और वो यहाँ के शासन करना सीखते थे, एक तरह से शासन प्रबंधन सीखते थे। ठीक है, लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। जो लोकल कस्टम होते थे, जो से पर्टिकुलर एरिया के जो रिचुअल्स होते थे, वो भी इनको राजाओं के जो
पुत्र होते थे, राजकुमार होते थे, उनको फॉलो करना होता था। बिसाइड देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, जो मेन कैपिटल होती थी उनके बीच में और इन राज्यों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होता था, आप कह सकते हैं डिस्टेंस होती थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त में तो ऐसा कोई साधन नहीं था, संसाधन भी नहीं था एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुंचने के लिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हियर द मौर्यंस ट्राई टू कंट्रोल रोड एंड रिवर, लेकिन उसके बावजूद क्या किया था मौर्यन एम्पायर में जो शासक रहे उन्होंने रोड्स पर और रिवर्स पर कंट्रोल किया, जिससे वो ट्रांसपोर्ट मतलब आवागमन बहुत आराम से कर सके और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो उनको हासिल कर सकें, चाहे वो एज एन टैक्स के रूप में ले लें या फिर ट्रिब्यूट के रूप में ले लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक अर्थ जो बुक है द अर्थशास्त्र, जो हमने बताया था आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो वो थे अमात्य, उन्होंने लिखी थी। ये कौन थे? चाणक्य। उन्होंने लिखा था कि नॉर्थ वेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट। नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, वो ब्लैंकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड साउथ इंडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर गोल्ड एंड इट्स प्रीशियस स्टोन्स। और साउथ का जो एरिया है वो गोल्ड यानी कि सोने और प्रीशियस स्टोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पता चलता है कि ये सारे रिसोर्सेज कलेक्ट भी करते थे, चाहे वो करों के रूप में कर लें या फिर एज एन ट्रिब्यूट के रूप में कर लें, ठीक है। देयर वर ऑल्सो फॉरेस्ट रीजन्स, बहुत सारे क्या था फॉरेस्ट रीजन्स भी थे इनके अंडर में, ठीक है। वहाँ के लोग टैक्स किस रूप में देते थे? तो दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। ये जो एरियाज थे या तो ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते थे या फिर कम होते थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, लेकिन इन लोगों को भी क्या करना पड़ता था? टैक्स देने पड़ते थे। अब इनके पास सोने चांदी की ऐसी करेंसी तो थी नहीं जो ये पर्टिकुलरली ऑफिशियल्स को देते, तो ये क्या करते थे? ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट देते थे, जैसे कि एलिफेंट्स प्रोवाइड कर दिए आर्मी को, टिम्बर दे दिया मतलब लकड़ी दे दी घर वर बनाने के लिए, शहद दे दिया, वैक्स दे दिया, ठीक है। तो ये मॉडर्न ऑफिशियल्स जो होते थे उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट देके एज एन टैक्स पे कर देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका को एक यूनिक मतलब सबसे अनोखा रूलर क्यों कहा गया है? द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वॉज अशोका। तो ये मौर्य साम्राज्य का क्या, भारत में जितने भी रूलर रहे हैं उनमें सब में सबसे महान माने जाते हैं। ऐसे क्यों? ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। क्योंकि ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना जो संदेश था वो आम जनता के बीच इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाया। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत। तो ये कैसी लैंग्वेज में थे? ये प्राकृत लैंग्वेज में थे, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो प्रत्येक व्यक्ति की आम भाषा थी और प्रत्येक व्यक्ति तक इनकी बात पहुंचे, इसीलिए इन्होंने उसी को अपना माध्यम बनाया। एंड रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इसकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी, ठीक है। नेक्स्ट पहुंचते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, अशोका वॉर इन कलिंग। तो अशोका का जो युद्ध हुआ था कलिंग के साथ, उस युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद अशोका ने युद्ध करना ही छोड़ दिया। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। जो उड़ीसा का आप भाग जानते हैं, ये उड़ीसा पड़ता है, उसका पहला या पुराना नाम आप कह सकते हैं कलिंग था। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा। अशोक ने एक युद्ध लड़ा, किस लिए? कलिंग को जीतने के लिए। हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। जब अशोका ने कलिंग को जीत लिया तो उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा खून बहा, इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ कि उनका जो दिल था उस चीज़ से क्या हो गया? बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। मतलब उन्हें ऐसा साम्राज्य भी नहीं चाहिए जो इतनी सारे खून को बहाकर और इतने सारे लोगों को मारकर प्राप्त हो। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्कर आफ्टर विनिंग अ वॉर। मतलब उन्होंने जीता हुआ साम्राज्य वापस कर दिया। ऐसा हिस्ट्री में कोई भी रूलर आज तक नहीं रहा जिसने जीत के बाद कोई साम्राज्य लौटा दिया हो। ओके, सो व्हाट वाज अशोकास धम्म? अशोक का धम्म क्या था? ठीक है, अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। अशोक का जो धम्म था वो भगवान की पूजा करना नहीं था।
ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, या फिर किसी प्रकार की बलि देना नहीं था। He felt that just a father tried to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teachings of Buddha. अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि इस बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं थी उसमें अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस बहुत बड़ा संदेश था, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ी टीचिंग थी। और इसीलिए बौद्ध धर्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया एक तरह से। और वो चाहते थे कि जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को समझाता है, उसी तरह से वो एक सम्राट के रूप में अपनी जो प्रजा है उसको समझाएं। ठीक है, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, बहुत सारी परेशानियां थी जिन्होंने उनको परेशान किया। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनके रीजन में, उनके जो साम्राज्य था उसमें लोग अलग अलग तरह के धर्म को फॉलो करते थे, इसलिए क्या होता था आपस में बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, विवाद हो जाते थे। ठीक है, एनिमल वर सेक्रीफाइस्ड, क्योंकि यज्ञ वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, तो एनिमल्स जो होते थे उनकी बलि का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, आप एक तरह से मान सकते हैं। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जो स्लेव्स होते थे, दास जो होते थे, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। बिसाइड देयर वर क्वेरल्स इन फैमिली, इसके साथ साथ घरों में भी आपस में लड़ाइयाँ या झगड़े चलते रहते थे। ठीक है, अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम, अशोक को लगता था कि इन सारी परेशानियों को सॉल्व करना, इन सारी परेशानियों का निराकरण करना उनका काम है, क्योंकि वो अपने को आपको एक पिता की तरह समझते थे। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अधिकारियों को अपॉइंट किया, नोन एज धम्म महात्मा, और इन ऑफिशियल्स को क्या कहा जाता था, इन ऑफिशियल्स को कहा जाता था धम्म महात्मा। ठीक है, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को धम्म की शिक्षा देते थे। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक पिलर, और इसके साथ साथ अशोका ने जो अपना मैसेज था वो रॉक पिलर्स पर क्या करवा दिया था, इंस्क्राइब करवा दिया था, लिखवा दिया था। ठीक है, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड, और अपने ऑफिशियल्स को बोला कि इन मैसेजेस को उन लोगों के लिए पढ़ना जो पढ़ना नहीं जानते। Ashoka was also sent messenger to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. अशोका ने अपने बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे उनको ये अदर अदर जो कंट्री थी, अदर अदर जो राज्य थे वहाँ भेजा, जैसे कि सीरिया भेजा, मिस्र भेजा, ग्रीस भेजा, श्रीलंका भेजा, जिससे वो उनके धर्म का प्रचार कर सकें। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी और अपने पुत्र को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या अशोक के धर्म के प्रचार के लिए भेजा। He built road, dug wells and built rest house. Beside he arranged a medical treatment for both human as well as animal. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, उन्होंने घर बनाए, उन्होंने रुकने के लिए जो यात्रीगण होते थे उन लोगों के रुकने के लिए रेस्ट हाउस बनाए, उन्होंने चाहे वो इंसान हो या जानवर दोनों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी काम किया, और दोनों को ही बराबर आप कह सकते हैं ना एक तरह से रिस्पेक्ट दी। तो ये देखिए, ये है लैंग्वेज, अब इसमें से आप ये लिपि है, और अशोका की जो लिपि थी वो ये थी अर्ली ब्राह्मी। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो पूरा होता है, और आपको ये चैप्टर समझ में आया हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। ओके, तो अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, एग्ज़ाम से पहले पूरा चैप्टर तैयार करने के लिए बने रहें हमारे साथ ई गुरुकुल पर। थैंक यू।